देहरादून में श्रीमद् भगवत कथा के छठे दिन हुआ भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने श्रद्धालुओं को किया नमन। सीएम आवास पहुंचे केदार धाम के पूज्य रावल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गर्मजोशी से किया स्वागत। रावल ने की प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के तहत हुआ खास कार्यशाला का आयोजन। कार्यक्रम में गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की सोच और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अल्मोड़ा में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था की होटल कारोबारी हुए परेशान। होटल एसोसिएशन ने एसएसपी से की मुलाकात। वन वे सिस्टम से कारोबारियों को हो रहा है नुकसान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। शुरुआत करने जा रहा हूं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेनिंग मेगा कैंपेन 2026 में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के मौके बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम युवाओं के लिए बढ़ाने के मौके देते हैं और उन्हें काम के लिए तैयार करते हैं। यह अभियान राज्य सरकार की एक बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद कि अलग अलग विभागों में काम कर रहे लोग और युवा बेहतर ट्रेनिंग पा सके। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अगर युवाओं को सही ट्रेनिंग मिले तो वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और राज्य के विकास में भी मदद कर सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सभी ने इस पहल की जमकर तारीफ की। सरकार का फोकस साफ है, युवाओं को मजबूत बनाना और उन्हें रोजगार से जोड़ना है। तो किस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को संबोधित किया और ट्रेनिंग प्रोग्राम में युवाओं को बढ़ाने पर जोर देते हुए सीएम धामी ने कहा कि आज के युवा विकसित भारत का आधार हैं। रामनगर में मेगा कैंपेन 2026 का यह भव्य आयोजन हुआ है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है और ये आयोजन भव्य उत्तराखंड के लिए एक अहम माना जा रहा है। सीएम धामी ने कैंपेन का उद्घाटन किया। आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। आइए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां श्रीमद् भगवत कथा के छठे दिन एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस खास मौके पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने सानिध्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास और देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल सहित कई लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजन समाज को नई ऊर्जा देते हैं और हमारी संस्कृति को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने भगवत कथा को जीवन को सही रास्ता दिखाने वाला बताया और देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने अपने प्रवचन में भक्ति, सादगी और अच्छे संग की अहमियत भी बताई। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से कथा सुनने से इंसान के दुख कम होते हैं और जीवन बेहतर बनता है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और पूरे श्रद्धा भाव से कथा का आनंद ले रहे हैं। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और देवकीनंदन महाराज की कथा चल रही है, इस खास मौके पर उनका सम्मान किया गया है मुख्यमंत्री जी का। और चल रहे केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के बारे में जिस तरीके से सीएम धामी बता रहे हैं, श्रीमद् भगवत कथा के छठे दिन यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देहरादून में श्रीमद् भगवत कथा का यह आयोजन हुआ है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री खजान दास और देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल सहित कई लोग मौजूद रहे।
शुरुआत करते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर श्री केदारनाथ धाम के पूज्य लावल श्री भीमाशंकर लिंग जी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस खास मौके पर उनका सम्मान किया गया और उनका आशीर्वाद दिया। इस दौरान कई अहम बातों पर चर्चा की गई, खासतौर पर केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में बात की गई। साथ ही आने वाले 4 धाम यात्रियों की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। बताया गया है कि धाम में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए काम तेजी से चल रहा है। यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यह मुलाकात आध्यात्मिक माहौल में हुई है, जहां धर्म और विकास दोनों के विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। रावल जी ने सभी के सुख और शांति के लिए आशीर्वाद भी मांगा। कुल मिलाकर यह मुलाकात काफी खास रही, जिसमें आस्था और विकास का सुंदर मेल देखने को मिला। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गर्मजोशी से केदारनाथ के रावल जी का स्वागत किया है और ये आवास पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल के आई हैं कि रावल जी ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रावल जी का आशीर्वाद लिया है। अगली बड़ी खबर मसूरी से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के तहत एक खास कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की सोच और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा मजबूत नेतृत्व के कारण दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश और प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री ने 2027 चुनावों को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर काम को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने भरोसा जताया है कि भाजपा फिर से सरकार बनाएगी और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आपसी विवाद में उलझी हुई है। विकास की बात करें तो मसूरी देहरादून रोड पर दूसरा बैली ब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसे 16 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही स्थायी पुल का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। आपदा के समय राहत के तौर पर करीब 5 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही गैस सिलेंडर की कमी को दूर करने के कदम भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपसी विवाद में उलझी हुई है, जिस तरीके से गणेश जोशी ने कहा है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और भाजपा पार्टी में समय समय पर कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति व कार्यक्रम की जानकारी के लिए सरकार के अभियान लगातार चलते रहते हैं। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान पूरे देश में चल रहा है। आज मसूरी विधानसभा में मसूरी मंडल का प्रशिक्षण अभियान चलते यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कई विषयों की जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को दी गई, क्योंकि हम 2027 के चुनाव में जाने वाले हैं। पार्टी के कार्यक्रमों को किस प्रकार जनता तक ले जाएं। आइए अब रुक करते हैं अल्मोड़ा की खबर है, जहां पर्यटन सीजन में लागू वन वे ट्रैफिक व्यवस्था से होटल कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर होटल एसोसिएशन के लोग आज एसएसपी से मिले। होटल कारोबारियों ने बताया कि इस समय शहर में काफी पर्यटन आ रहे हैं, लेकिन वन वे सिस्टम की वजह से उन्हें होटल तक पहुंचने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इससे पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई बार वे अपनी बुकिंग भी रद्द कर देते हैं। कारोबारियों का कहना है कि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ रहा है और उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि होटल वाले इलाके में कुछ समय के लिए छूट दी जाए और ऐसे में रास्ते बनाए जाएं जिससे पर्यटकों को आसानी हो सके। होटल एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि अगर ट्रैफिक और पर्यटन के बीच सही संतुलन बनाया जाए तो शहर के व्यवसाय को और भी ज्यादा फायदा होगा। वहीं एसएसपी ने भी सभी बातों को ध्यान में रखकर सुना और भरोसा दिया है कि इस समस्या का जल्द ही कोई सही फैसला लिया जाएगा। मामला है कि हम वन मेले को ऐसे आपसे मिले हैं कि हमारे जैसे लक्ष्मेश्वर पे भी कुछ होटल बने हुए हैं। वहाँ पर आज सुबह हमारे लक्ष्मेश्वर में पानी का पिकअप लेके होटल वाले चाह रहे थे, तो आज वहाँ बिल्कुल उनको अंदर छूट नहीं दी गई। तो हमने एसपी साहब से हमने बोला, रिक्वेस्ट करी कि सर जो इमरजेंसी सर्विस है, जैसे आप जो होटल वाला भी पानी देता है उसका टाइमिंग को तो छूट देते हैं, उसको
पानी के लिए आप वन वे में आने की परमिशन दे दीजिए, क्योंकि लंबा घूमते हुए ना पानी एकदम ला भी नहीं पाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कारोबार वैसे ही बहुत ढीला चल रहा है। तो सर से हमने इसके लिए रिक्वेस्ट करी। दूसरी हमने सर से बोली कि अगर वन में कोई टूरिस्ट आगे निकल जाता है तो थोड़ा उसको समझा दीजिए, या अगर कोई उसको इमरजेंसी है तो उसको भी आने दिया जाए। इसके लिए हमने आज एसपी साहब से बात करी और मैं कहता आगामी सीजन है, अभी पार्किंग को जल्द से जल्द खुलवा के इसको चालू करवा दीजिए, जिससे कि शहर में सीजन आने से पहले टूरिस्ट को दिक्कत ना हो। रनवे को लेके आज हमारी जो बातचीत हुई उसमें हमने यही कहा कि जो हमारे टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनको वन वे में अगर कोई उनको आने दिया जाए, क्योंकि जिससे कि उनको परेशानी ना हो। अल्मोड़ा शहर के अंदर भी आएंगे तो घूमेंगे, देखेंगे अल्मोड़ा शहर को। अगर बाहर ही निकल जाएंगे तो फिर कैसे अल्मोड़ा का कैसे व्यवसाय चलेगा और कैसे वो लोग देख पाएंगे। होटल एसोसिएशन आज होटल एसोसिएशन में व्यापार मिल रहा है, दोनों वन वे के एसपीसी मिल रहा है। जैसे थोड़ा सा पानी की जो गाड़ियों की वन वे में दिक्कत हो रही है पानी में, इसलिए और थोड़ा टूरिस्टों के लिए थोड़ा छूट देने के लिए हम आज एसपीसी साहब से बात की। तो सर मैं कह रहा हूँ ना, सुबह आप लोग देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसे लेकर प्रशासन और मंदिर समिति ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी बीच होटल एसोसिएशन ने मंदिर समिति ने जिलाधिकारी के साथ बैठक की है और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। बैठक में सबसे अहम मुद्दा श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर चल रहा है। प्रतिनिधियों ने कहा है कि कोरोना के समय जो संख्या की सीमा तय की गई थी अब उससे हटाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अब हालात सामान्य हो चुके हैं, तो जिस तरीके से ज्यादा श्रद्धालुओं को दर्शन का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर संख्या पर लगी रोक हटेगी तो स्थानीय व्यापार को और भी ज्यादा फायदा होगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने सभी बातों को ध्यान से सुना है और भरोसा दिया है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के नियम के अनुसार ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा दोनों बनी रहे। तो जिस तरीके से मंदिर समिति ने जिलाधिकारी के साथ बैठक की है। मंदिर समिति होटल एसोसिएशन का पॉइंट है वो है सीमित संख्या का। आपका ये कहना है कि कोरोना के बाद एक संख्या जो फिक्स करी गई थी मंदिरों के लिए वो उस संख्या को हटाया जाए और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है राज्य सरकार को। कमिश्नर साहब से भी आपकी चर्चा हुई है और एक सॉल्यूशन पे आप लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया है, तो अभी उस पर निर्णय लिया जाना है। मैं भी बात कर दूंगा आयुक्त महोदय से। आप लोगों का जो प्रस्ताव है कि हर धाम के लिए एक नंबर इन्होंने सजेस्ट किया है तो उस पर विचार किया जा सकता है। मैं बात करूँ अगली खबर चार धाम यात्रा को लेकर है, जहां चार धाम यात्रा को इस साल आसान और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। इसी को लेकर ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप कार्यालय में एक अहम बैठक की गई है। बैठक में अधिकारियों ने यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियों की समीक्षा बैठक की। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर पानी, शौचालय और रहने की व्यवस्था पर जोर दिया गया। यात्रियों को पंजीकरण में दिक्कत ना हो इसके लिए काउंटर बढ़ाने और व्यवस्था को आसान बनाने की बात कही गई है। साथ ही ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पार्किंग और रास्तों पर खास प्लान तैयार किया गया है। देहरादून और ऋषिकेश में निगरानी के लिए टीमें तैनात की गई हैं। ईंधन की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों को भी प्रशासन ने खारिज किया। अधिकारियों ने साफ कहा है कि गैस और पेट्रोल में कोई कमी नहीं है और लोगों को घर तक गैस की सप्लाई भी दी जाएगी। सरकार का मकसद साफ है, यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाना है। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि अभी हमारी चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो यह नेसेसरी था कि एक हम सभी विभागों को लाइन अप करके जो भी व्यवस्था यहाँ पे करनी है वो टाइमली उसको इंश्योर कराएं। तो उसी क्रम में आज ये हमने टाइमली बैठक करी है। अभी ऑलमोस्ट 16-17 डेज है या चार धाम यात्रा शुरू होने के लिए, तो जितनी भी यहाँ पे अस्थायी व्यवस्था पूरी होनी है तो उसको हम टाइमली इंश्योर करेंगे, चाहे पानी की व्यवस्था हो और जो अस्थायी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी व्यवस्था हो, वो सारी पूरी की जाएगी ताकि जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बहुत अच्छी व्यवस्था दे पाए, उनको कोई भी परेशानी ना हो और जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं जो और अन्य काउंटर्स हैं वो टाइमली सेटल हो जाए। हमारे जो इसमें पार्किंग व्यवस्था है, होल्डिंग व्यवस्था है वो भी अच्छे से सेटल हो जाए। तो उसके हमने सभी संबंधित जो डिपार्टमेंट से बैठक करके उनको आवश्यक निर्देश दिए।
आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी विवाद खुलकर सामने आने लगा है। दिल्ली में हुई हाल ही घटनाओं के बाद वरिष्ठ नेता हरीश रावत को लेकर पार्टी के अंदर खींचतान बढ़ गई है। अब कांग्रेस दो गुट में बटी हुई नजर आ रही है। नेताओं के बीच बयानबाजी और भी ज्यादा तेज हो गई है। यह विवाद अब खुलकर सामने आ रहा है। हरीश रावत के समर्थन में कई नेता लगातार बयान दे रहे हैं। इसी बीच पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने हरक सिंह रावत के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल हरक सिंह रावत हरीश रावत को अहंकारी बताया था। इस पर प्रतिक्रियाएं देते हुए प्रदीप टम्टा ने कहा कि अपनी बात रखना कोई अहंकार नहीं होता, बल्कि यह लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है। उन्होंने कहा कि हर नेता को अपनी बात रखने का पूरा हक होता है, इसे गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। कुल मिलाकर चुनाव से पहले कांग्रेस में चल रही यह विवाद पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। मैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसका आज के उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम में चर्चा हो रही है, मैं उस बड़े संदर्भ में तो नहीं आना चाहता। मैं अपने साथी सहयोगी कांग्रेस चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष साथी हरक सिंह का एक बयान सुन रहा था। उन्होंने ये टिप्पणी आदरणीय केजरीवाल जो हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ राजनेता है उत्तराखंड के अंदर, गांधीवादी के रूप में उनकी बड़ी सौम्य छवि भी है। अगली खबर चारधाम यात्रा की यात्रियों से जुड़ी हुई है। चारधाम यात्रा इस साल 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा की शुरुआत गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगी और हर साल इस तरह से इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद बताई जा रही है। इसे देखते हुए सरकार और प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है और इसी के तहत 10 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दिशा में निर्देश में किया जाएगा। इसमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली समेत कई जिले भी शामिल होंगे। चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर भूस्खलन, ट्रैफिक जाम और खराब मौसम जैसी दिक्कतें सामने आती हैं। इन्हीं हालात से निपटने के लिए इस ड्रिल में अलग अलग स्थिति का अभ्यास किया जाएगा। यात्रा ऋषिकेश और हरिद्वार से शुरू होती है, इसलिए आसपास के जिलों में भी इसकी भूमिका बहुत जरूरी होगी। प्रशासन का मकसद साफ है कि यात्रा को सुरक्षित और आसान तरीके से बनाए रखना। तो जिस तरीके से 10 अप्रैल को आपदा से निपटने के लिए किया जाएगा ये बड़ा अभ्यास और 19 अप्रैल से ये चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ इस यात्रा की शुरुआत होगी और 10 अप्रैल को पूरे प्रदेश भर में एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें आपदा प्रबंधन और भी तमाम तरीके से अभ्यास सिखाया जाएगा और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं 19 अप्रैल से। इन्हीं हालात से निपटने के लिए इस ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और इस ड्रिल में मुख्य है ऋषिकेश और हरिद्वार से शुरू होगी ये ड्रिल और हर साल इस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम की यात्रा के लिए जाते हैं और आपदा प्रबंधन से, आपदा की समस्या से निपटने के लिए ये ड्रिल आयोजित की जा रही है। सरकार और प्रशासन जिस तरीके से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में नजर आ रहे हैं और ताकि यात्रियों की यात्रा में कोई समस्या ना आए। देखिए, विगत वर्षों की भांति इस बार भी एनडीएमए के द्वारा चारधाम से संबंधित जनपदों और विभागों के साथ में 10 अप्रैल को एक मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। यह मॉक ड्रिल एनडीएमए के निर्देशन में कराया जाएगा। एनडीएमए के माननीय सदस्य और अधिकारी लगाएंगे। यूएसडीएमए का पूरा सहयोग रहेगा, जनपद और विभागों का पूरा सहयोग रहेगा। हम लोग मिलजुल के मॉक ड्रिल करेंगे। मॉक ड्रिल विगत वर्षों में भी कराया गया है और उसके माध्यम से हम कई तरह के सिनेरियो क्रिएट करेंगे और अपनी तैयारी की स्थिति का जायजा लेंगे और जो कमियां संज्ञान में आएंगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर ऋषिकेश से है, जहां तीर्थ नगरी ऋषिकेश के जयराम आश्रम में आज हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से ही आश्रम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सैकड़ों लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा और आरती के साथ हुई। इस दौरान सभी भक्तों ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है और जिससे पूरा माहौल भक्तिमय होता हुआ नजर आया। आश्रम के प्रमुख ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मचारी ने भक्तों को राम और हनुमान नाम का जप कराया। उन्होंने बताया कि सच्चे मन से भगवान का नाम लेने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख आते हैं और शांति आती है। इस खास मौके पर एक बड़ा भंडारा का भी आयोजन किया गया। हनुमान जी को खास भोग लगाया गया और बाद में इसे प्रसाद के रूप में लोगों में दिया गया। इस आयोजन में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई नेता भी पहुंचे। भगवान से सभी की खुशहाली की कामना की गई। तो जहां तीर्थ नगरी में ये हनुमान जयंती के पर्व पर यह भव्य आयोजन किया गया है और जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे और सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें देखने को मिली और पूरा माहौल भक्तिमय होता हुआ नजर आया। लोग अपनी सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं और ये जहां पर कैबिनेट मंत्री ने भी पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भी प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। हनुमान जयंती का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया है। जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि माताएं बहनें भी अपनी पूजन की थाल लेकर पूजा अर्चना कर रही हैं। इस दौरान सभी भक्तों ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है और मन्नतें मांगी हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आया और भक्तों ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है और भजन कीर्तन भी किया है। भजन कीर्तन के साथ ही पूरा माहौल भक्तिमय होता हुआ नजर आया। सच्चे मन से भगवान का नाम लेने से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता के साथ लोग अपने प्रार्थना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के पश्चात एक भव्य और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमान जी को जो भोग लगाया गया उसको प्रसाद के रूप में बांटा गया। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आज हम हनुमान जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ जयराम आश्रम में मना रहे हैं। मेरी हनुमान जयंती के इस उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रार्थना करता हनुमान जी से कि आप सभी के परिवारों में मंगल हो। हनुमान जी चूंकि उनका एक संदेश समाज को है कि जो भी काम करो समर्पण भाव से करो। जिस तरह हनुमान जी राम के प्रति समर्पित थे, सारे काज राम जी के उन्होंने पूर्ण किए, लेकिन वो पूर्ण काम सारे हनुमान जी को राम जी का आशीर्वाद मिलने से उपरांत ही हुए हैं। इधर विकासनगर में आज हनुमान जयंती का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। गुडरेची स्थित हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तजन मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का माहौल बना हुआ है। लोग मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और भगवान से देश और समाज की खुशहाली की प्रार्थना कर रहे हैं। माहौल पूरा भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है। मंदिर के महंत श्री शालिग्राम दास जी का कहना है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से मन्नत मांगता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। मंदिर के बाहर प्रसाद की कई दुकानें सजी हुई हैं। श्रद्धालु लाइन में लगकर प्रसाद खरीद रहे हैं और भगवान को चढ़ा भी रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। हनुमान जयंती का यह पावन अवसर लोगों के जीवन में सुख और शांति लेकर आए, यही कामना की जा रही है। तो जिस तरीके से मंदिर के महंत श्री शालिग्राम दास जी का कहना है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से और अपनी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है और यहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं सभी लोग और भजन कीर्तन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, गुडरिच स्थित हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। लोग यहां दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का माहौल बना हुआ है। लोग लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हनुमान जी से मन्नत मांग रहे हैं, देश की सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं और अपने लिए आशीर्वाद ले रहे हैं।
और भोग लगा रहे हैं। विकासनगर में हनुमान जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई और हनुमान मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु लाइन में लगकर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और अब प्रसाद चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। हनुमान जयंती है पावन अवसर, लोगों के जीवन में सुख और शांति भी लेकर आए। भजन कीर्तन के साथ पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। तो विकासनगर की बड़ी तस्वीरें देख सकते हैं कि हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में धामी सरकार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऋषिकेश बाईपास के 4 लेन निर्माण के लिए 1105.79 करोड़ की तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह बाईपास न केवल स्थानीय निवासियों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि चारधाम यात्राओं के सुगम संचालन के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। कुल बाईपास की कुल लंबाई 12.67 किलोमीटर होगी। यह बाईपास 3 पानी फ्लाईओवर से खारा स्रोत पुल तक बनेगा, जो मार्ग मुख्य रूप से भट्टोवाला और ढालवाला से होकर गुजरेगा। इसे ईपीसी मोड पर तैयार किया जा रहा है। परियोजना को पूरा करने के लिए 3 वर्ष का लक्ष्य रखा गया। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने इस पर मंजूरी पर खुशी जताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए वो सुनवाते हैं आपको। जाम बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे लगता रहा, क्योंकि बहुत भीड़ यहाँ पे चारधाम में आप जानते ही हैं, देश भर से बल्कि विदेशों से लोग आते हैं। तो अब ये स्थायी समाधान हमें मिलेगा। मैं निश्चित रूप से इसके लिए बहुत खुश हूँ। बहुत बधाई माननीय मोदी जी को दे रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ। साथ में अपने माननीय नितिन गडकरी साहब का, जिनके अथक प्रयासों से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जिनके अथक प्रयासों से काम अब आगे बढ़ा है। जल्द अब इस काम को शिलान्यास के तौर पर आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से अपनी जनता की ओर से, अपनी ओर से बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से तस्वीरें ऋषिकेश से सामने आ, केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऋषिकेश बाईपास के 4 लेन निर्माण के लिए 1105.79 करोड़ की तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह बाईपास न केवल स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा, बल्कि चारधाम यात्रा के सुगम संचालन के लिए भी मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। बड़ी तस्वीरें ऋषिकेश से हैं, जहां बाईपास बनने से चारधाम यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी और ऋषिकेश में लोगों को जाम से राहत मिलेगी। ऋषिकेश के लोगों के लिए एक बड़ी और खुशी की बात होगी कि अब घंटों जाम में इंतजार नहीं करना पड़ेगा और अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए 4 लेन बाईपास की मंजूरी मिली है और 1105 करोड़ राशि की बहुत बड़ी मंजूरी है, जिससे शहर का विकास होगा और विकास के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा मोड़ सामने देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से विकास मील का पत्थर साबित होगा। यहां पर बाईपास बनाने के लिए, चारधाम यात्रा को आसान बनाने के लिए ये बड़ा काम किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर नगर निगम ने बड़ी पहल की है। लंबे समय से लंबित इस समस्या को लेकर नगर निगम ने खुद कमान संभालते हुए बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। निगम के अनुसार पहले बंदरों को पकड़ने का लक्ष्य रखा गया है और निगम साथ साथ ये भी कह रहा है कि वन विभाग की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब नगर निगम ने पहल करते हुए इस काम के लिए एजेंसी को ठेका दे दिया है। यह अभियान ऑपरेशन बंदर के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में बड़ा अभियान चलाया जाएगा। तो ऑपरेशन बंदर के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है बंदरों का आतंक। तो इसको लेकर नगर निगम ने बड़ी पहल की है। बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए ऑपरेशन बंदर चलाया जा रहा है। जी हां, देहरादून में ऑपरेशन बंदर चलाया जा रहा है। नगर निगम की बंदरों पर होगी अब यह पैनी नजर। तो जिस तरीके से नगर निगम ने बड़ी पहल की है ऑपरेशन बंदर का अभियान चलाकर
ऑपरेशन बंदर के तहत चलाया जा रहा है बड़ा अभियान और ये बंदरों को पकड़ने के लिए, ताकि बंदरों के आतंक से मुक्ति मिल सके, लोग परेशानी का सामना ना करें। उत्तराखंड के देहरादून के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन बंदर के तहत बंदरों पर पैनी नजर रखी जा रही है नगर निगम के द्वारा, और यह पहले भी अभियान चलाया जा चुका है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही हैं तो बंदरों को पकड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई सामने आई है कि ऑपरेशन बंदर चलाया जाएगा। ऑपरेशन बंदर के तहत, ये बड़े अभियान के तहत बंदरों को पकड़ा जाएगा। माननीय महापौर महोदय और नमामि बंसल मैम, कमिश्नर मैम के आदेशानुसार हम लोगों ने बंदरों को पकड़ने की प्रक्रिया भी शुरू करी है। नगर निगम देहरादून में बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग था और अभी तक इस काम को करने में वन विभाग ही कर रहा था। इस बार नगर निगम ने पहल करते हुए बंदरों को पकड़ने के लिए इसका ठेका किया और ठेके के तहत चिड़ियापुर से हम लोगों ने एक ठेकेदार, एक फर्म को, एजेंसी को इसका काम दिया है। इसमें एक बंदर को पकड़ने में वर्तमान में लगभग 1250 रुपए का खर्च आ रहा है और बंदरों को पकड़ के देहरादून क्षेत्र से चिड़ियापुर ले जाया जाता है, हरिद्वार क्षेत्र में, और उनका बाध्यकरण करवाने के बाद उनको उसी रेंज में वहां पर छोड़ दिया जाता है। वर्तमान में हम लोगों ने मार्च माह में 2 फेज में इस काम को किया था। पहले हम लोगों ने 12 से 15 मार्च के बीच में और उसके बाद 24 से 26 मार्च के बीच में इस कार्यक्रम को चलाया था। एक अभियान के तौर पे चलाया है, जिसको कई मीडिया ने ऑपरेशन बंदर के नाम से भी प्रमोट किया था और लोगों के यहाँ प्रचार प्रसार किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।